140 मिलियन नए जॉब्स चाहिए, घर चाहिए, तो ये आई थिंक हम इस तरफ ध्यान तो नहीं दे रहे। हमारी सारी हुकूमतें और सारे पॉलिसी मेकर्स, उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। जिस मुल्क में 3.8 मिलियन अबॉर्शंस एक साल में हो, 40 लाख अबॉर्शंस हर साल पाकिस्तान में होते हैं। हम समझते हैं ये वेस्ट का प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क के ये मसाइल नहीं है। These are mostly older people who are going for abortion care. This is mostly married people, or am I reading the stats wrong? ह्यूज मेजॉरिटी इन हाई 90% में ये मैरिड खवातीन है। जो लोग अबॉर्शन करवा रहे हैं उसके बाद कोई केयर कम कॉम्प्लिकेशन के लिए भी उनके पास कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं है। ये दवा इस चीज के लिए रजिस्टर होने के लिए आई तो इवन डॉक्टर्स ने इस पे बहुत एतराज किया। मैंने कहा लेट इट बी यूज्ड, मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड, इट विल ओनली सेव लाइव्स। पाकिस्तान में यंग औरतों के मरने की सबसे बड़ी वजह प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस है, नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है। वैसे तो हम भी सियासी बातें करना शुरू हो गए थे, लेकिन जो मुल्क के बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती या लोग कतराते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इट्स एन ऑनर फॉर अस कि डॉक्टर अज़रा एहसन आज हमारे साथ आई हुई हैं। डाउ से पहले ग्रेजुएट किया, फिर RCOG जो है रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट किया, फेलोशिप की। अमन जो है एसोसिएशन फॉर न्यू बॉर्न मदर्स, उसकी प्रेसिडेंट हैं, ऑनरी मेंबर हैं, मिडवाइफ एसोसिएशन की भी। बहुत सारा इनका काम है, मैं लिस्ट करने जाऊँगा तो आधे घंटा उसी में लग जाएगा। मिलते हैं हमारे गेस्ट से। डॉक्टर अज़रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सही नहीं बताया। अमन का मैंने फुल फॉर्म सही नहीं बताया। अमन नहीं है, वो अमान है। अमान है, जिसका मतलब है हिफाजत, यानी माँ और बच्चे की हिफाजत। और वो एक्रोनिम है एसोसिएशन ऑफ मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स, AMAN। वो मानी लफ्ज है, वो रोमन में ना AMAN जो है वो अमन और अमान, हम कंफ्यूज हो गए दोनों के बीच में। मैंने कल होना हो थोड़ी ज़्यादा देख लिए तो ये थोड़े जो मुश्किल बातें हैं पाकिस्तान में करने के लिए। आई थिंक अबॉर्शन का लफ्ज़ सुन के लोग डर जाते हैं। तो पहले तो ये जो सोशल स्टिग्मा है उसके अराउंड, उस पर थोड़ी हम गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा कि किस तरह आपको लगता है कि हमें कॉन्वर्जेसन करनी चाहिए अबाउट अबॉर्शंस, अबाउट पोस्ट अबॉर्शन केयर, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनसे शायद हम कतराते हैं। आपकी नज़र में हमें ये गुफ्तगू किस फ्रेमिंग से करनी चाहिए? जिस तरह है उसी तरह करनी चाहिए, जो हकीकत है बात करनी चाहिए। जिस मुल्क में 3.8 मिलियन अबॉर्शंस एक साल में हो, 3.8 मिलियन अबॉर्शंस हर साल, तकरीबन 40 लाख अबॉर्शंस हर साल पाकिस्तान में होते हैं तकरीबन। वाओ, या सो जहाँ इतने अबॉर्शंस होते हैं उसके बारे में बात करने में इतनी सोचो विचारो, ये तो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। सो ये तो हकीकत है। और अबॉर्शन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में 100 बातें करते हैं, उसके साथ भी स्टिग्मा करते हैं ये, और ये सोचते हैं कि ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को बहुत रिलीजियस समझते हैं, और जब अक्सर अबॉर्शन, फैमिली प्लानिंग, इस तरह की बातें हैं तो हम समझते हैं ये वेस्ट का प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क के ये मसाइल नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि हम इंसान हैं, और इंसान चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहा हो, चाहे हमारे जैसे ममालिक में रह रहा हो, वो एक ही होता है। उसकी ख्वाहिशात, उसके जज्बात वही होते हैं जो कहीं भी दुनिया में होते हैं। सो फ़र्क सिर्फ ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सारा जो एक्सप्रेशन होता है इन ख्वाहिशात का, वो इन पब्लिक डोमेन होता है, सबको पता होता है, यानी वो अंदर बाहर एक होते हैं। हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें कार्पेट्स के अंदर ब्रश कर दी जाती हैं, और हम एक बबल में रहते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत नेक, बहुत पारसा, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, हम सब लोग अच्छे बच्चे हैं, लेकिन हकीकत वही है, वही नॉर्म्स हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड के यंग लोगों के नॉर्म्स हैं, हमारे भी वही नॉर्म्स हैं। सो यू नो वी इंडल्ज इन सेक्स, और उसका साइड इफ़ेक्ट प्रेगनेंसी होती है, जबकि नीयत ये नहीं होती है। सो द प्रेगनेंसी और द बेबीज कम एज साइड इफ़ेक्ट्स, ये डोंट प्लान फॉर इट। और जब बगैर सोचे समझे प्रेगनेंसी हो जाती है और उसकी इम्प्लीकेशन समझ आती हैं,
तो फिर रिजॉर्ट क्या रहता है? अबॉर्शन का। और अबॉर्शन फिर कराने जब आप पहुंचते हैं तो हमारे बिकॉज इतना स्टिग्मा अटैच्ड है इसके बारे में, तो स्पेशली जहां आपके ट्रेंड लोग हैं, जहाँ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ गवर्नमेंट में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो अबॉर्शन की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करते। उनको ये भी नहीं मालूम है कि हमारे मुल्क के क़वानीन क्या हैं अबॉर्शन के बारे में। तो फिर ये औरतें जो होती हैं, ये लड़कियां जो होती हैं, ये फिर मजबूरी में बैक स्ट्रीट में ऐसे लोगों के पास जाती हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते, उनको अपना काम नहीं आता। ये सर्विस सिर्फ इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, तो उस पैसे कमाने के लिए अबॉर्शन सर्विसेज देते हैं। और जब इस तरह के लोग, अनस्किल्ड लोग ये सर्विसेज देते हैं, तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें आप जिस तरह से कह रही हैं, अगर मेरी गलत इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ करेक्ट भी कीजिएगा। मेरी राय थी कि ज़्यादातर जो अबॉर्शंस होते हैं पाकिस्तान में वो मैरिड कपल्स में ही होते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि बस ये टीनेजर्स कर रहे हैं। क्योंकि मैं स्टैट्स भी जब देख रहा था पॉपुलेशन काउंसिल की, मैंने सारे देखे, 25 to 34 में तकरीबन मेरे ख्याल से 60% लोग हैं जो गए थे, 30% इन 25 to 29 और 29 to 34. So these are mostly older people who are going for abortion care. This is mostly married people, or am I reading the stats wrong? No, you're reading it right. But when I say ख्वाहिशात और ये सब, it doesn't matter whether you're married or not married. ठीक है, वो ख्वाहिशात तो शादी हो के नहीं हो तो वही, अगर आप शादी भी किए हुए हैं और आपकी ये ख्वाहिशात हैं जिन पे आपने अमल करना है, तो वो एक हिफाजत के तौर पे भी, उसकी हिफाजत को साथ लेके भी तो आप कर सकते हैं ना। आपको पहले से ही पता है दैट यू नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस, यू कैन गेट प्रेग्नेंट। आप उससे बचाव के लिए पहले से तदाबीर कर सकते हैं। लेकिन आपकी उस स्टडी की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही है कि ये ह्यूज मेजॉरिटी इन हाई 90% में ये मैरिड ख़वातीन हैं जिनके पहले से 2, 3, 4 बच्चे हैं। और जब ये अबॉर्शन रिक्वेस्ट के साथ जाती हैं तो इनके साथ इनके हस्बैंड्स भी होते हैं, इनकी फैमिली भी होती है। यानी ये एक फैमिली डिसीजन होता है कि ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और इसको अबॉर्ट कराना है। वो जो एक हमारे यहाँ एक जब अबॉर्शन का लफ्ज़ आता है तो हमारे जहन में यही बात आता है कि ये वो यंग लड़कियां हैं जिनको पढ़ाना नहीं चाहिए, जिनको कॉलेज नहीं भेजना चाहिए। इस दफ़ा की जो पॉपुलेशन काउंसिल की स्टडी है उससे ये भी पता चला है कि ये अब यंगर लड़कियां हैं, मैरिड बट यंग वुमेन, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टडी दैट दे डिड। तो yes, it is, यही लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे लेकिन आके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की रिक्वेस्ट के लिए आते हैं। और ये तो देखें, अकल की बात है ना कि आप प्रेगनेंसी प्रिवेंट करें रादर देन के प्रेगनेंसी होने के बाद उसको अबॉर्ट करें। तो फैमिली प्लानिंग यही रास्ता है कि आप अगर फैमिली प्लानिंग करें और अपने रिसोर्सेज में और अपने ख़ानदान में एक तवाज़ुन रखें, एक बैलेंस रखें, क्योंकि बच्चों के तो बहुत हुकूक होते हैं। जब अल्लाह मियाँ ने ही कहा हुआ है कि उनको अच्छा खिलाना पिलाना, तालीम, कपड़े, सब कुछ बच्चे के वो सारे हुकूक हैं जो पूरे होने चाहिए, जो कि नहीं होते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को एज अर्निंग हैंड्स पैदा करते हैं। लड़कियों को लोगों के घरों में रखवा देते हैं, लड़कों को सड़कों पे छोड़ देते हैं, वो वहाँ पे कमाने के लिए निकल जाते हैं। और उन बच्चों की क्या तरबियत होगी बेचारों की, जिस माँ बाप को खबर नहीं कि मेरा बच्चा भी किधर है और क्या कर रहा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में, माशाल्लाह। चाइना की पॉपुलेशन देखें, इंडिया की पॉपुलेशन देखें, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पाकिस्तान नंबर 1 है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दुनिया भर में। तो जी हाँ, हम अभी और दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से, 241.5 मिलियन, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। और हमारे से आगे जो ममालिक हैं, अमेरिका, इंडिया, चाइना, उनका रकबा देखें और पाकिस्तान का लैंड मास देखें। हाँ, जी बिल्कुल। वो 140 मिलियन नए जॉब्स चाहिए, घर चाहिए। तो ये आई थिंक हम इस तरफ ध्यान तो नहीं दे रहे। ये जो एक पॉपुलेशन यूथ बल्ज कहते हैं हम इसको, बट ये माशाल्लाह यूथ जब बड़ी होगी, ना नौकरियां होंगी, ना घर होंगी, ना तालीम होगी, ना पानी होगा, ना खाना पीना होगा,
आप सोचें मतलब क्या केओस होगा इस मुल्क के अंदर हमारी अगली जनरेशन में, और हमारी सारी हुकूमतें और सारे पॉलिसी मेकर्स, उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ, वो दूसरी चीज़ों में उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि वो उन्होंने क्या करना है। तो कोई मौजा ही शायद पाकिस्तान को एक रास्ता दिखा दे, हमारे लीडर्स तो नहीं दिखा रहे। चल रहे हैं, हम प्रिवेंशन पर आते हैं, बट वो जो आपने शुरू में कहा था वो अब तक मुझे खटक रही है कि 40 लाख अबॉर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इसी स्टडी में पढ़ रहा था पॉपुलेशन काउंसिल की कि 871-75 औरतें पिछले साल पोस्ट अबॉर्शन केयर के लिए गई हैं, मेनली प्राइमरी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें गई हैं। तो ये तो 1 out of 4 से भी कम है। तो अगर तो स्टैट सच है आपका कि क्लोज टू 40 लाख अबॉर्शन हो रहे हैं और पब्लिक और प्राइवेट मिलाकर 9 लाख लोग भी नहीं जा रहे पोस्ट अबॉर्शन केयर के लिए, तो ऑलमोस्ट 3/4 से ज़्यादा जो लोग अबॉर्शन करवा रहे हैं वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे, और उसके बाद कोई केयर कॉम्प्लिकेशन के लिए भी उनके पास कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत चीज़ें अच्छी भी होती नहीं है साथ में। एक दवा है जिसका नाम माइज़ोप्रोस्टल है, बहुत सारे ब्रांड नेम्स में अवेलेबल है, केमिकल नेम है। सो ये अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो ये पाकिस्तान में इतनी अवेलेबल नहीं थी, बट ये दवा की ये हिस्ट्री है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर की दवा है ये, और इसका ये साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हुआ कि जब यंग औरतों ने अपने गैस्ट्रिक अल्सर के लिए लिया तो उनको मिसकैरेजेस हो गए। तो ये समझ आई कि अच्छा ये दवा मिसकैरेज करती है, तो जो इसका साइड इफ़ेक्ट था इस दवा का वो इसका मेन एक्शन बन गया। और इसकी ये वाली बात जब आम लोगों को, औरतों को इसके बारे में पता चला, तो अब सेल्फ केयर का भी कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारी अब इस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन इसको इनकरेज करते हैं कि औरतों को अपने बारे में मालूमात हों और वो एटलीस्ट फर्स्ट लेवल ऑफ केयर वो खुद के लिए कर सकें। तो माइज़ोप्रोस्टल एक ऐसी ही दवा है जिससे औरतें खुद यूज़ कर सकती हैं, एंड दे डोंट, if they know the right dosages, what to expect when they take that medicine, and what is an alarming sign when they should go to a doctor. तो बता दें लोग अगर कोई सुन रहे हैं, अगर कोई वो जानता है जिन इस रूट में है, वो बताती हूँ। दवा का नाम तो बता दिया आपको। तो ये दवा के और बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे पाकिस्तान में प्रेग्नेंट औरतों के मरने की सबसे बड़ी वजह पोस्टमार्टम ब्लीडिंग या ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ होती है। उसकी भी प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए यही दवा इस्तेमाल होती है। तो जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये दवा इस चीज़ के लिए रजिस्टर होने के लिए आई, तो इवन डॉक्टर्स ने इस पे बहुत एतराज़ किया, क्योंकि उनको पता था कि इसी दवा से अबॉर्शन भी होता है। तो वो जो है वो उन्होंने कहा अगर ये दवा आएगी तो ये तो मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगी, यानी औरतों को पता चल जाएगा और वो से अबॉर्शन करेंगी। तो एट दैट टाइम विच इज़ मैनी ईयर्स अगो मैंने कहा लेट इट बी यूज्ड, मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड, इट विल ओनली सेव लाइव्स, बिकॉज ऑल्टरनेटिव क्या है। इस तरह तो समद बॉन्ड भी यूज़ कर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब ये थोड़ी समद बॉन्ड को बैन कर दें। बट समद बॉन्ड के तो वो जो और बाकी यूज जो हैं वो तो नुकसान है ना आपके सेहत के लिए। ये यूज मिसयूज हो तो ये औरतों की जान बचाती है। वो कैसे कि अबॉर्शन करने का, इस दवा से पहले पाकिस्तान में अबॉर्शन कैसे किए जाते थे, इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। सो ये जो अनस्किल्ड लोग मैंने आपको बताए, ये बड़े बड़े मेटल इंस्ट्रूमेंट्स औरतों की यूट्रस में डालते थे। हैंगर थिंग इज वेरी पॉपुलर, even hangers, even safety pins and hair pins, knitting needles, and all these kind of things. So you can imagine these sharp instruments in the uterus. They used to cause a hole, perforate हो जाता था uterine wall, और जब uterus perforate हो जाता है उसी के आसपास आपकी bowels के loops पड़े हुए, so through that hole the bowels would come out. Oh my God. Hanging, as a young doctor I've seen those women, जो वो guts hanging out, they would come, they would, healthy औरतें हैं ना, तो they would walk into the uterus on their feet, they would walk, and 1-2 दिन बाद they would go on their dead beds. तो ये औरतों, और होता ये था कि जिन दाइयाँ वाइयाँ ये इंस्ट्रूमेंटेशन करती थी, जब ये बावल्स आती थी बाहर, इतनी जाहिली औरतें इनको ये समझती थी कि ये जो बच्चा जिसको उन्होंने टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका अम्बिलाइकल कॉर्ड है,
यानी जो बच्चे का कॉर्ड नाक पे, तो दे यूज्ड टू कीप ऑन कटिंग इट। तो औरतें ऐसी आती थी हमारे पास कि जब आप उनका पेट खोलें तो उसके अंदर इंटेस्टीन्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, ऊपर स्टमक पड़ा होता था और नीचे से कहीं से वो सारी बाल्स काट दी जाए। एंड दीज वुमेन वुड कम वॉकिंग इनटू द हॉस्पिटल, यंग औरतें बिल्कुल, बट नेचुरली इनके पेट में जब बाल्स ही नहीं होंगी तो बचेंगी कैसे? एक आध दिन के अंदर दे वुड डाई नो मैटर हाउ मच यू ट्राइड। सो व्हाट डिड माइजोप्रोस्टल डू? ये सारी इंस्ट्रूमेंटेशन ख़त्म हो गई, जिसकी जगह पे ऑल यू नीड टू डू इज कि ये औरत सही या गलत डोज में दवाइयाँ खा लेती है। दवाइयाँ सही अगर डोज है क्या इसका? इट डिपेंड्स, इट्स Okay. वेरी वेरिएबल, इट डिपेंड्स कितने वीक्स प्रेगनेंसी है, और ये वेदर इट इज एन अलाइव प्रेगनेंसी और इट इज नॉट। सो डोजेस तो मुख्तलिफ हैं, एक पूरा इतना बड़ा चार्ट है Okay. जिसमें ये होता है। बट अगर गलत डोज में भी यानी कम या ज़्यादा जो भी ले लें, तो आप इमेजिन करें कि एक अल्सर की हीलिंग ड्रग है, यानी किसी को गैस्ट्राइटिस वगैरह तो उसके इलाज के लिए दवा, तो इसका ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। करेगी क्या कि ये ब्लीडिंग स्टार्ट कर देगी औरत की, और जब एक दफ़ा, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक दफ़ा औरत को ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, एनी हॉस्पिटल वुड एक्सेप्ट हर। So, if she has initiated the process of abortion, previously that doctor in the hospital would say, sorry, हम abortion नहीं करते. Now she enters the hospital when she is bleeding, और ये post abortion care के ज़ुमरे में आ जाता है, तो फिर nobody can refuse treatment to her. I think maybe our messaging needs to be a lot more direct. Our public awareness needs to be a lot more direct. Unfortunately, ये एक बहुत ही important topic है। देखें, एक तो उर्दू में सही अल्फाज की बहुत कमी है, एंड आई एम श्योर रीजनल लैंग्वेजेस तो मुझे नहीं इतनी अच्छी आती, तो उनमें भी नहीं अल्फाज ही नहीं होंगे। जब पीरियड्स आती हैं लड़कियों को इतनी समझती हैं हेवंस हैव फॉलन, रोती हैं धोती हैं, कैंसर हो गया, क्या हो गया, इतना खून जा रहा है। इवन आजकल के दौर में नहीं पता होता बच्चियों को, ना बच्चों को। स्कूलों की भी मेरे ख्याल से जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये तो बता दें अपने बच्चों को कि पीरियड तो होगा, ये तो सबको ही होता है। घर में भी बताना चाहिए, माँ को बताना चाहिए, बाप को, अपने बाप को बताना चाहिए, मतलब बेटों को। Assuming most Pakistanis won't be comfortable, men at least, तो कम से कम औरतें तो क्यों नहीं बता रही हैं? नहीं बताती हैं, नहीं पता होता है। मतलब आप जब भी लड़कियों से पूछें, उनकी सारी इंफॉर्मेशन पहले तो सिर्फ फ्रेंड से होती थी, अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी होती है, तो गलत सलत जो भी इंफॉर्मेशन होती है वही इंफॉर्मेशन होती है उनके पास। क्या सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? अगर कोई सुन रहा है, वो अपने बच्चों से बात करना चाहे या बच्ची से बात करना चाहे, कि क्या इन्फॉर्मेशन पहले पीरियड के बारे में बतानी चाहिए? इज देयर एनीथिंग स्पेशल दैट नीड्स टू बी टोल्ड? दैट दे विल हैव पीरियड्स, दैट दे विल बी ब्लीडिंग, एंड एक्चुअल पीरियड से पहले तो बॉडी में और चेंजेस हो रहे होते हैं, विच एज अ मदर यू वुड नोटिस। सो जो हेयर ग्रोथ होती है, ब्रेस्ट बड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अब अनकरीब कभी पीरियड्स आ जाएंगे, तो बच्चों को बैठा के समझाना चाहिए। एंड पीरियड, ऑनसेट ऑफ पीरियड मीन्स ऑल्सो ऑनसेट ऑफ फर्टिलिटी, तो ये पीरियड्स की फर्टिलिटी के साथ लिंक ज़रूर बताना चाहिए। और जिन लोगों को मुश्किल हो रही है, हमने थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम प्रेसिडेंट ऑफ, अमान, नॉट अमन, अमन फाउंडेशन है। जी जी, बहुत अच्छी फिनोमिनल ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो उनका डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क है, वो एम्बुलेंसेज और जी कॉल्स वॉल्स अटेंड करते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो ये आपका सवाल है ना कैसे बताना चाहिए, इट्स कॉल्ड बाखबर नौजवान। बाखबर नौजवान इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक टर्म, इट्स फॉर बोथ, लड़कियां भी लड़के भी हैं, एनी अदर्स। तो वो जो है, वो हमने एक सोशल मीडिया पे हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसको बाखबर नौजवान कहते हैं, और इसमें ये पीरियड्स के बारे में कंप्लीट तफसील से वीडियोस एंड सब की इंफॉर्मेशन है। तो जो माएँ कंफर्टेबल नहीं, हम उसकी इतनी वाइड डिसमिनेशन अभी तक नहीं किया, बट लाइक फॉर द मदर्स हु नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग, खुद भी उनसे किसी ने नहीं बात की थी, दे डोंट नो हाउ टू टेल देयर गर्ल्स,
तो वो साथ बैठ के अपनी बेटी के साथ वो देख लें हमारा मॉड्यूल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी. देन वी हैव अ हेल्पलाइन आल्सो जिस पे वो हमें कॉल करें तो वी कैन एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड वो भी हम बता सकते हैं. क्या नंबर है हेल्पलाइन का, वो भी बता दें इन केस कुछ सुन रहा है. अल्लाह याद नहीं है. मुझे भेज दीजिएगा शफीक, वो नीचे यहाँ हाँ. लगा देंगे हम, कोई इशू नहीं है. बल्कि उसका लिंक हम आपको देते हैं. उसका वो कोड है, QR कोड है, वो है. पीरियड का भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा उर्दू में लफ्ज है ना, पीपल हैज आ गया. हैज, हाँ वो भी मुझे लगता है वो अरबी का ही लफ्ज है, हैज. एक और भी मैंने भी रिसेंटली सुना था, कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उर्दू टर्म, मावारी. मावारी इज आल्सो पीरियड, राइट? यस. माहवारी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हर महीने आती है. माह जो है वो महीने को माह से, और माह से माहवारी हर महीने में एक दफा आती. आई थिंक माहवारी आना बेहतर है. हैज ऐसा लगता है कि हैज इज डरोना आ रहा है. माहवारी चले फिर चलते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, वो कॉन्डम्स इज द बेस्ट और इज देयर एनी अदर वे? Condom is one of the modern contraceptives, but it is not one of the most effective contraceptives. Condoms का एक और भी फायदा है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाता है. तो ना सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन है बल्कि STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता भी है. बट उसकी एफिकेसी अगर आप देखें तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो बाकी तरीके हैं उनमें से सबसे लोएस्ट लेडर में आता है, लोएस्ट ग्रुप में. बट कुछ नहीं करने से तो बहुत ही बेहतर है. ठीक है. और कॉन्डम तो बल्कि डबल डच वो भी कहते हैं कि अगर आप कोई और बहुत इफेक्टिव तरीका भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में अगर कॉन्डम भी इस्तेमाल करें, यानी दो तरीके इस्तेमाल करें, तो STI से भी प्रोटेक्शन होती है. लेकिन दो ना इस्तेमाल करें. मुझे रिसेंटली किसी ने बताया कि कुछ लोग दो कर रहे थे, बट वो दो अगर हो तो वो लेटेक्स फट जाता है. सो दैट्स एक्चुअली बैड फॉर यू. यस. कुछ हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं तो जो देते हैं फ्री में, राइट? या कुछ इंटरनेशनल एनजीओस के पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट का, जो कि चलता है पैरेलल हेल्थ के साथ. उनके अलग सेंटर्स होते हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं, कॉन्डम्स भी देते हैं, और बाकी भी तरीके जैसे गोलियां हैं, इंजेक्शंस हैं, और जो हर दूसरे या तीसरे महीने पे लग सकते हैं. इसके अलावा इम्प्लांट्स है जो कि एक छोटा सा प्लास्टिक का फ्लेक्सिबल रॉड होता है जो आप अपर आर्म में इसके नीचे, स्किन के नीचे रख देते हैं. वो 5 साल तक करता है. मर्दों की औरतों के? मर्द तो हर उससे आजाद है. ये है तो अभी एक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव भी तो कुछ आया तो है ना, इंजेक्शन ही है ना वो, राइट? अभी तक कुछ नहीं आया. अभी तक तो फिलहाल कॉन्डोम में बहुत कुछ रिसर्च में है, पाइपलाइन में है, गोलियां भी हैं. बट कौन सा मर्द रोजाना गोलियां खाएगा कि उसकी बीवी को प्रेगनेंसी ना हो? मैं आपको बता रही थी इम्प्लांट का 5 साल तक एक दफा आप स्किन के नीचे रख दें, लड़की के, नॉट लड़के, 5 साल तक. इट विल वर्क फॉर 5 years. और एक IUDs होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसपे या तो कॉपर होता है या हार्मोन होता है, और आप वो यूट्राइन कैविटी में रख देते हैं. एंड दैट वर्क्स फॉर फ्रॉम 3 to 12 years. डिफरेंट किस्म के होते हैं. Isn't that really bad for the women's hormones? कि वो एक हार्मोनल चेंज आता है, बिहेवियर चेंज आता है. I've known people जिनका देखिए हार्मोन जो IUD है वो तो प्लास्टिक की डिवाइस होती है. Okay. And a lot of it, the most commonly ones that you use, उस पे कॉपर लिपटा हुआ होता है. हार्मोन होता ही नहीं है Okay. IUDs में. There is one special IUD जिसपे हार्मोन होता है, और वो मायरीना उसका नाम है, और उसमें हार्मोन जो होता है वो इट इज स्पेशली फॉर वुमेन जिनके हैवी पीरियड्स होते हैं. ये उसका इलाज भी होता है और साथ में फैमिली प्लानिंग भी देता है. तो ये आपके पीरियड्स को लाइट कर देता है, एनीमिया से बचाता है. एंड बिकॉज यू आर नॉट एनीमिक, योर परफॉर्मेंस इज सो मच बेटर, यू कैन फंक्शन बेटर. और इट सेव्स योर यूट्रस. इट मीन्स कि अगर इसका हैवी पीरियड्स का इस तरह इलाज नहीं होगा तो आपको फिर बड़ा ऑपरेशन करके हिस्टेरेक्टमी करानी पड़ेगी, यानी यूट्रस ओवरीज निकालनी पड़ेगी. इट सेव्स यू फ्रॉम दैट सर्जरी. तो ये सारे हार्मोन की, और उसमें जो हार्मोन होता भी है उसकी ब्यूटी ये है दैट इट स्टेज विद इन द यूट्राइन कैविटी. वो आपके सिस्टम में नहीं एब्जॉर्ब होता है. सो आपके जो
एंडोजेनस जो हार्मोन्स बन रहे हैं आपके ओवरी से या बाकी और ग्लैंड से, जहाँ से भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. It prevents period? It reduces period. ये So, भी wouldn't बहुत, that result in ये hormonal and behavioral changes यही और तो बात chemical है ना. changes? if you know कि periods क्यों आते हैं, periods क्यों आते हैं, हर महीने एक egg बनता है, ठीक है, and your body prepares for a pregnancy. हमारी यूट्राइन कैविटी की एक लाइनिंग होती है, वो थिक होती है कि जब अगर प्रेगनेंसी हो गई, एग वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ इम्बेड होता है, और जब तक उसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं बनती, उस थिक लाइनिंग से उसको सारी न्यूट्रिशन मिल रही होती है, उस कंसेप्टस को, 4-5 दिन के वाले बच्चे को वो मिल रही होती. और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो सारी तैयारी इज शेड एज अ पीरियड. ठीक है, दैट इज व्हाट अ पीरियड इज. हमारी प्रोफेसर थी, वो कहती थी कि यूट्रस रोता है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसलिए पीरियड्स आते हैं. पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, पाकिस्तान में यंग औरतों के मरने की सबसे बड़ी वजह प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस है. नंबर 1. It is not heart attack, it is not cancer, it is not stroke, it is not any disease. It's just a phase in a young woman's life, and she dies of complications, and it is the leading cause of young women dying in Pakistan. So, what are you trying to prevent? A pregnancy. She will die from it. ठीक है, अब ये hormones हैं, ECP, ठीक है, होंगे इसके कोई साइड इफेक्ट, बट उससे मरेंगी नहीं ये. So there is no limit to how many times you can take. चलें, अकल नहीं आई लोगों को, नहीं किया, ये महीना गुजर गया, पीरियड नहीं आ रहे, टेंशन हुई, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, आ गई 2 लाइनें, क्या करें उस मोमेंट में? 2 बस. अब उसके बाद अब आपने अपने आप से सवाल पूछना है. जैसे हमें पता है, ये तो वो औरतें हैं ना जो मैरिड हैं. हाँ, तो मैरिड हैं तो फिर मियाँ बीवी बैठे, अकल लड़ाएं, करना क्या है. ये आपको सुन के शायद हैरानी हो कि हमारी अक्सर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस टॉपिक पे, जिसमें रिलीजन के स्कॉलर्स भी बैठे होते हैं और जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी बैठे होते हैं, और ये डिस्कशन अबॉर्शन पे हो रही होती है. तो रिलीजन के जो रिलीजियस साइड से जो लोग बातें कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि रूह नहीं आती until the fetus or the conceptus is about I think 260 days या कुछ, जो कि 16+ वीक्स बनता है, कि उस वक्त तक रूह नहीं आती. ठीक है, इसलिए अबॉर्शन करना 4 महीने तक, हाँ 4 महीने जायज़ है. और एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमें ये पता है कि हम अल्ट्रासाउंड पे 6 वीक्स पे हार्ट बीट देख लेते हैं. और हमें कोई मेडिकल एजुकेशन में ये तो नहीं पढ़ाता कि ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं जब रूह आ रही होती है, या ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो रूह निकल रही होती है. हमें रूह के आने जाने का नहीं पता है एज क्लिनिशियंस. बट हार्ट बीट हमें नजर आती है, हमें लाइफ की वो इंडिकेशन नजर आती है. तो ये बहुत बहस होती है. मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके रिस्ट्रिक्टिव व्यूज होते हैं ऑन दिस, whereas the religious people are telling us कि no, you can do it. So कभी कभी मैं अपने आप से पूछती हूँ कि हम बाकी चीज़ें तो आंख बंद करके हमने एज मुस्लिम्स हमने यकीन करना है, अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, और फिर जो भी चीज़ें हमें हिदायतें दी हुई हैं हमने उस पर आंख बंद करके बगैर सवाल किए हुए उस पर यकीन करना और अमल करना है. आई थिंक पाकिस्तान में मज़हब क्या कहता है और मौलवी क्या कहता है, ये अक्सर बरक्स होती हैं. इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि रिलीजियस ओपिनियन पाकिस्तान में अमेरिका से ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, जहाँ अभी रो वर्सेस वेड ओवरटर्न हुआ है, और कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल ही इलीगल कर दिया है, क्रिमिनलाइज कर दिया है. यहाँ पर तो फिर प्रोग्रेसिव व्यू है. बट हमारा कानून भी है, सबसे पहले ये ब्रिटिशर्स का कानून था, आई थिंक दिस वाज इन 1990, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 या 96 सही याद नहीं है, तो वो उन्होंने ये कहा कि हमारे सारे कवानीन को शरीयत के मुताबिक बनाया जाए. तो वो शरीयत के मुताबिक कवानीन बने, जिसमें अबॉर्शन लॉ को भी देखा. पहले कानून जब अंग्रेजों ने बनाया था वो था टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर, औरत की जान बचाने के लिए. तो उस पे उन्होंने क्लॉज ऐड किया, टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर एंड फॉर नेसेसरी ट्रीटमेंट. अब नेसेसरी ट्रीटमेंट इज वेग, बट इट इज वेरी ब्रॉड,
एंड इट लीव्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर कि वो उसको किस तरह इंटरप्रेट करता है. जैसे यूके में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी भी अबॉर्शंस होते हैं वो मेंटल हेल्थ के दायरे में होते हैं कि वो औरत इतनी स्ट्रेस्ड होगी, इतनी वो होगी, वो कोप नहीं कर सकती, ऑलरेडी उसके बच्चे हैं या उसके पास पैसे नहीं है. और जब 2 क्लिनिशियंस एग्री करते हैं तो अबॉर्शंस कर दिए जाते हैं इन द फर्स्ट 3 months. पाकिस्तान में बस ये नेसेसरी, अब ये नेसेसरी ट्रीटमेंट का क्लॉज भी किसी को नहीं मालूम है. किसी को तो नहीं कहना सही बात है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान का ये कानून है. और एटलीस्ट ये पॉपुलेशन काउंसिल की स्टडी में ये तो हमें समझ आई है कि अबॉर्शंस के नंबर बढ़ गए हैं. और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है, औरतें इतनी रिप्रोडक्टिव. 3.6 आई थिंक हमारा फर्टिलिटी रेट है ना, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है जी. माशाल्लाह. 3.6 यानी एक एवरेज बच्चे औरत को 3 बच्चे होते हैं. एवरेज किसी भी मुल्क की आबादी को स्टेबलाइज करने के लिए ये 2.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यानी आप एक कपल अपने आप को बस दुनिया में रिप्लेस करें, इससे तभी आपकी आबादी स्टेबलाइज हो सकती है, वरना नहीं होगी. अभी जब हम बात कर रहे हैं तवाज़ुन की, तो वो जो बर्थ स्पेसिंग का आइडिया है कि हर चीज़ में हमारा मज़हब भी सिखाता है एक दरमियाना रास्ता हो, एक तवाज़ुन हो, एक्सेस की तरफ आप ना जाएं. मज़हब हर चीज़ में यही कहता है कि यार आप तकवा रखें उसमें. तो इन टर्म्स ऑफ बर्थ स्पेसिंग ये कितना ज़रूरी है तवाज़ुन को भी मद्देनज़र रखना कि भाई आप थोड़ा गैप दें बच्चों में. तवाज़ुन तो मतलब है कि बैलेंस, ठीक है. और बैलेंस किस चीज़ का? हर चीज़ का, कि आपके जितने बच्चे हों, आप और आपके वसाइल क्या हों. और वसाइल सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है. वसाइल ये आप उनको कितना टाइम दे सकते हैं, उनकी कितनी तरबियत कर सकते हैं, कितना 1:1 टाइम दे के आप उनको अच्छी बुरी बातों की आगाही दे सकते हैं. बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल निकले, बजाय इसके कि जो अब होता है कि माँ के फॉर एग्जांपल 6 भी बच्चे हैं तो उसको क्या पता कि मेरा कौन सा बच्चा क्या कर रहा है. ये जो हमारे बच्चों के साथ जो बुरे सलूक होते हैं, आप देखें उनकी कॉमन स्टोरी क्या होती है कि वो बच्चा चीज़ लेने गया था. चीज़ हमारे पाकिस्तान में एक टर्मिनोलॉजी है, पता नहीं आपको पता है उसका? चीज़, नॉट द इंग्लिश, एनी चीज़, राइट, एनीथिंग या उसको चीज़ बोलते हैं. हाँ, तो वो बच्चा चीज़ लेने दुकान जाता है, महल्ले की दुकान, ठीक है. और उस दुकान के उस रास्ते में या उस दुकान में उसके साथ बहुत कुछ हो जाता है उस बच्चे के साथ. ये जो सारी कसूर की कहानियां हैं, और जो पंजाब में ख़ास कर, इवन कराची में, हर जगह पूरे अक्रॉस पाकिस्तान ये कहानियां, ये क्यों होती है? क्योंकि उस माँ के पास टाइम नहीं है, उसको पता नहीं है मेरा कौन सा बच्चा किधर है, वो क्या कर रहा है. यानी अगर हमारे बच्चे 2 बच्चे हैं तो हम तो मतलब एक चील की तरह, एक हॉक की तरह उसके ऊपर बैठे हुए ना, बच्चा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है. अब ये भी आगाही है कि घर में अगर कोई मतलब अपने रिश्तेदार भी हैं तो उनके साथ बच्चे क्या इंटरेक्शन हो रही है, आपने उसको भी वॉचफुल आई से देखना होता है. तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, यानी माँ कितने बच्चे को देख सकेगी, कैसे उनके लिए खाना तैयार करेगी, पैसे हों फिर भी. तो ये तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है. अपने वसाइल के साथ हिसाब से आप अपना ख़ानदान बढ़ाएं, ताकि एक आप बच्चे की निगहदाश्त कर सकें हर एंगल से. ये तो तवाज़ुन की बात है. और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप बर्थ स्पेसिंग करें, जिसके लिए क्या है, 3 मैसेजेस बहुत इम्पोर्टेंट है. एक तो एक बच्चा जब पैदा हो तो दूसरा बच्चा 3 साल से पहले ना आए, यानी 2 बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा होना चाहिए. एक बच्चा पैदा हो जाए, अगली प्रेगनेंसी 2 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी जब तक वो बच्चा पैदा होगा 3 साल का वक्फा हो जाएगा. तीसरी चीज़ कि अगर अबॉर्शन हो या मिसकैरेज हो और आपको अगला हमल चाहिए है तो आपको 6 महीने का कम से कम वक्फा करना चाहिए. अगेन, ताकि औरत के जिस्म के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो आइंदा आने वाले बच्चे के लिए ज़रूरत होगी, वो सब चीज़ अच्छी तरह उनमें वो भर जाए. 18 साल से पहले लड़की को हमल नहीं होना चाहिए.
या शादी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ मुल्क में क्या कानून है कि 18 साल से पहले लड़के और लड़की की शादी, सिंध में खासकर ये कानून है, पूरे पाकिस्तान में लड़की के लिए 16 साल और लड़के के लिए 18 साल है। शादी जब भी हो जाए 20 साल से पहले पहला बच्चा नहीं होना चाहिए। औरत का जिस्म तैयार नहीं है, वो मेंटली भी रेडी नहीं है, वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो एक बच्चे को अच्छा तरह पाल सकेगी। और फिर 35 साल के बाद उसको हमल नहीं होना चाहिए। यानी जो बच्चे उसने पैदा करने हैं वो 20 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र के दरमियान 3 साल के वक्फे से कम ये बच्चे पैदा करना चाहिए। और अगर अगला बच्चा कभी भी चाहिए हो तो उसमें 5 साल से ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम 3 years बट नॉट मोर देन 5 years बिटवीन 2 kids। आप शुक्र करें पाकिस्तान में अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, वरना हमारी आबादी कितनी होती, वो तो हमारे जो रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर अब हम बुड्ढों को भी अच्छा हेल्थ केयर देते हैं तो ये तो मुल्क में जगह ही नहीं बचेगी। एक चीज़ और भी बहुत है, यानी सारी दुनिया में जब आबादी को आप तनासब देखते हैं ना, तो औरतें ज़्यादा हैं मर्दों के मुकाबले में, इक्वली ऑलमोस्ट हर जगह थोड़ी ज़्यादा होती हैं। यानी 50% औरतें होंगी तो 49% मर्द होंगे, बराबर नहीं होते। बट आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या है? मर्द ज़्यादा हैं पाकिस्तान में जी, बिकॉज ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। No such thing happens in Pakistan. No female infanticide happens. I'm telling you as a doctor. आप तक नहीं आती होंगी, होता तो है। नहीं, ये जितने abortions होते हैं ना, that is not after finding the sex of the baby. This is very early pregnancy, before knowing कि ये इस बच्चे का सेक्स क्या होगा। Unfortunately, as unfortunate as I don't want to say it also, पैदा होने के बाद भी दफनाए जाते हैं, ऐसे भी केसेस पाकिस्तान में आते हैं। हाँ, मैं प्रेगनेंसी की बात आप कह रही हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस पाकिस्तान में नहीं होते? बहुत कम होते। ओके। हाँ, जैसे इंडिया में रैम्पेंट है, वैसी बात पाकिस्तान में नहीं है। मतलब अल्ट्रासाउंड करके सेक्स देख के और फिर टर्मिनेशंस होती हैं, ऐसा बहुत रेयर है। कुछ हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड ही नहीं होते ना मेरे ख्याल से, इनिशियली पता ही नहीं चलता। नहीं, ये बात नहीं है। ये जितने भी आपके 40 लाख अबॉर्शंस हैं, उनमें ह्यूज मेजॉरिटी इज बिफोर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज एविडेंट। आपको पता है, लेटेस्ट सेंसस में चेक कीजिएगा, आइंदा शो भी करें, 106 men for 100 women. That is the ratio in Pakistan, and this is not for the first time. 20 सेंसस में यही है। So now पाकिस्तान में अभी 48.5% women है, 48.5, and men are 51% something। और ये दूसरा सेंसस है जिसमें ट्रांसजेंडर्स को भी काउंट किया है, तो वो 0.0008% और समथिंग लाइक दैट। तो औरतें कम है इस मुल्क में। तो मैं आप सबको बोलती हूँ, आप लोग की शादी होगी? नहीं, मेरे हिस्से की और लोगों ने कर ली, जिनने 4 किया ना, आई थिंक वो मेरे हिस्से के खा गए। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अगर शादी हो गई है, एक लड़की किस्मत में आ गई है, तो उसको बहुत प्यार से उसको वैल्यू करें। दूसरी नहीं है पाकिस्तान में आपके लिए। लोग 4 शादियां करके चौथी शादी पे लिखते हैं जोड़े आसमानों में। अबे जोड़ा थोड़ी है ये, अब तो 5वां हो गया नहीं, तो जोड़ा कैसे हो गया? या जोड़े बन रहे थे आसमानों में। बस लड़कियों को वैल्यू करें, उनको इज्जत से रखें, प्यार से रखें। जो टिपिकल मेल शोविनिस्टिक बनाए जाते हैं हमारे घर में लड़के, वो ना बने, बहुत बेहतर हो जाएगा। ये अबॉर्शन, ये वो सारी, ये भी कहानी क्या है? ये वही है ना, लड़के लड़कियों के को एम्पैथाइज नहीं करते। यस, कि अगर मर्द प्रेग्नेंट हो तो इतनी बेख्याली से, इतनी बेज़मीरी से और इतनी लापरवाही से कि ये काम ना हो। ये अमेरिका में किसी कमेडियन ने बोला था कि अगर मर्द प्रेग्नेंट होते तो मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू पे अबॉर्शंस हो रहे होते, इतने आसान होते, बिकॉज वी डोंट हैव इट इन अस टू गो थ्रू 9 months ऑफ लेबर। आई थिंक इट कनेक्ट्स टू, जैसे आप बात कर रही हैं कि क्योंकि हम औरतों को सिर्फ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह समझते हैं कि बस घर पे बंद रखो, सिर्फ शाम को आके आपने सेक्स करना है। तो उस सर्कमस्टांस में फिर जो ये आपके पास भी अगर कुछ इस तरह की स्टोरीज आई हैं, 12 प्रेगनेंसीज, 13 प्रेगनेंसीज, 14 प्रेगनेंसी,
the human body is not designed to go through 14 pregnancies in like, सोचिए ना, मेरी क्लिनिक में एक दफा 2 बहनें बैठी थी, बलूचिस्तान से आई थी, एंड बिटवीन द टू ऑफ देम उनके 50 बच्चे थे. between the two of them उनके 50 बच्चे थे. बलूचिस्तान की पॉपुलेशन 75 है, तो 50 तो इन दोनों ने कर दिए. बाकी 25 लोग वहाँ. 2 बहनों के 25 बच्चे थे. Wow. या एंड यू Wow. a lot of time जब कपल बैठा हो तो वो मर्द कहता है मुझे तो बच्चे नहीं चाहिए, मैं इतनी मुश्किल से कमाई कर रहा हूँ. और एक इस तरह का आता था मेरे पास, अगेन बलूचिस्तान के ही थे ये मियाँ बीवी. तो वो कहता मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं इतना मुश्किल से कमाई कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चे, ये मेरी बात नहीं सुनती है, और ये जो है ये बच्चे पे बच्चे पैदा करती है, मेरी बात नहीं सुनती है, इसको बच्चे चाहिए. अच्छा, ये औरतें ज़्यादातर खामोश बैठी रहती हैं, मर्द ही बोल रहे होते हैं. तो कई दफ़ा व्हेन आई न्यू देम बेटर ओवर इयर्स, सो मैंने कहा कि मुझे पता है वो क्यों नहीं ये करती है. अच्छा, वो औरत कुछ नहीं बोलती. मैंने कहा ये इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको खौफ है कि अगर ये बच्चे नहीं पैदा करेगी तो आप दूसरी शादी करेंगे. द मोमेंट आई सेड दिस, दैट वुमन स्टार्टेड हाउलिंग एंड क्राइंग लाइक एनीथिंग, एंड शी सेड ये अभी भी एक औरत के साथ जा रहा है, और ये सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकता कि मुझे नहीं कह सकता कि ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती. अब मैं बच्चा पैदा करती हूँ तो ये रुका हुआ है. सो अक्सर ये होता है कि जब फैमिली प्लानिंग के लिए हम औरतों की ट्यूबल लाइगेशन करते हैं. ट्यूबल लाइगेशन क्या होती है? ट्यूबल लाइगेशन जो परमानेंट टाइट ट्यूब्स को बांध देते हैं, दैट इज अ परमानेंट मेथड फैमिली प्लानिंग का. तो वो फिर 1 साल 2 साल बाद वापस आती हैं, प्लीज खोल दें, वो शौहर कह रहा है वो दूसरी शादी कर लेगा क्योंकि उसको अब तो मेरे बच्चे नहीं हो सकते, उसको और बच्चे चाहिए. आपको वेसेक्टमीज करनी चाहिए, ये मसला ना हो. वो काबू आए तो वेसेक्टमी हो ना. मैम, लोगों ने भी थोड़े से सवाल पूछे थे, लेट मी जस्ट एड्रेस सो ये लोग कैसे पूछते हैं, आप पहले से टॉपिक बता देते हैं. नहीं, मैंने बताया कि आप आ रही हैं. अच्छा जी, how do you handle cases where patients' families or husbands interfere with medical decisions, especially in cases of reproductive health or family planning? अभी आपने एक वाकया बताया इस तरह का. तो यूजुअली मर्द डिक्टेट करते हैं या बताते हैं वुमेन्स बॉडी को किस तरह कंट्रोल करना है, तो ऐसे केसेस में क्या करें हम? देखिए, हमारा काम एज अ डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये होता है कि हम सारी फैक्ट्स साइंस और एविडेंस पे करके बताएं. चॉइस तो बंदे की होती है, हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते. हमारा काम सिर्फ अच्छा बुरा, नॉट व्हाट आई फील बट व्हाट द साइंस सेज, व्हाट द एविडेंस सेज. और चॉइसेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी है, उनको नहीं समझ आ रही, आई गिव देम द सेकेंड चॉइस, आई गिव देम द थर्ड चॉइस. क्या फ़र्क है? इवेंचुअल चॉइस शुड बी देयर्स. जबरदस्ती की ये बात ही नहीं है. अब ये 2 बच्चे ही अच्छे वाली बात, वो जबरदस्ती थी. ठीक है, अब आपको सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से और बर्थ स्पेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि अगर आपको बच्चे चाहिए भी ज़्यादा तो आपने कम से कम 3 साल का वक्फा करना है. इससे पहले आपको नहीं. क्यों? 3 जिंदगियों के लिए, माँ के लिए जो बच्चा पैदा हो गया, जो बच्चा आएगा, तीनों की सेहत आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए. What initiatives would you propose to improve maternal health care and reduce maternal mortality rates in Pakistan? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ या मैटरनल जो कुछ है ना, इसका सारा हल डॉक्टरों या अस्पतालों में नहीं है. इसका बहुत बड़ा हेल्थ, इसका हल जो है वो हमारे मुआशरे में है. ठीक है, ये एक फतल्ला एक गायनेकोलॉजिस्ट थे इजिप्ट के, उन्होंने कहा था women are not dying because we don't have the resources, they are dying because the society has not decided that their lives are worth saving. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. ठीक है, सो सिंध में तो ये बहुत कॉमनली बोलते हैं कि अगर एक औरत बीमार है और घर की गाय बीमार है, पैसे कम हैं, तो गाय का इलाज होगा, औरत का इलाज नहीं होगा. ठीक है, औरत तो जाएगी तो दूसरी बीवी आएगी, गाय जाएगी तो घर के दूध और ये वो सब कुछ ख़त्म होगा. तो ये तो औरत को वो प्रायोरिटी नहीं है. उसको बच्ची को स्कूल नहीं भेजेंगे, बीमार होगी तो डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे,
उसको वैक्सीनेशंस नहीं लगेंगी, उसको वो जो द लास्ट एंड द लीस्ट टू ईट इज़ द वुमन ऑफ दैट हाउस, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। तो फिर जो हम बात कर रहे थे कि औरतों की तादाद कम है, वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ मर्द ज़्यादा हैं औरतें कम हैं, यही सारी वजूहत हैं। औरत की ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है। Painkillers for periods, what are they in Pakistan without side effects or messing with the biology of a period? No need to name a brand, just a name formulation. Women should have been getting period leaves like in India, but since it doesn't happen, how do you manage the perpetual continuous cyclic pain of being a woman? कोई है पीरियड पेन किलर जो लोग ले सकें, दर्द है उनको? हाँ, तो अगर मैं जेनरिक नेम बोलूँ, उसको मेफेनेमिक एसिड है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर नहीं है, बट इट वर्क्स। एंड पैनाडोल जो आमतौर पे सबसे कॉमनली सबसे पहले लोग उठाते हैं, दैट इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव पेन किलर फॉर पीरियड पेन्स। या और सबको दर्द नहीं होते पीरियड्स में, आई मीन इट इज़ डिफरेंट एंड देयर इज़ नॉट वन सिंपल रीज़न फॉर पीरियड पेन, देयर कैन बी मैनी कॉजेज एंड डिजीजेस। सो अगर ये ऐसा पेन है कि इनकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो दिखाना चाहिए डॉक्टर को, वजह समझनी चाहिए। जस्ट डोंट एक्सेप्ट के पीरियड हो रहा है, हर लड़की को होता है, मुझे भी पेन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Could you please ask her about the alleged tendency of doctors to push C-section onto young mothers even when it's not needed in Pakistan? ये बहुत सारे इस तरह के सवाल आए और गायनोकोलॉजिस्ट पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि आप लोग बिला वजह C-sections। आपको भी आई एम अफ्रेड कि पता नहीं क्या कमेंट्स आएंगे मेरे लिए। ये बहुत लोगों ने बोला कि बिला वजह पाकिस्तान में होता है, पैसे के लिए होता है। पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में सिजेरियन सेक्शंस का इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गया है, और जिसके बारे में बहुत कंसर्न है कि ये कटने, बट ये ताली दोनों हाथों से बज रही है। लड़कियां भी नहीं चाहती, कहती है मैंने कौन से 15 बच्चे पैदा करने, मैंने 1-2 ही बच्चे पैदा करने, एंड व्हाई शुड आई स्ट्रगल फॉर 12 hours and 14 hours and 15 hours, और उसके एंड पे पता चले कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, फिर मेरा सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि आप अभी कर दें। और जो ये डॉक्टर्स पे ब्लेम है, आई एम श्योर ये भी होगा, देयर मस्ट बी सम ट्रूथ इन दिस आल्सो, कन्वीनियंस। आई मीन आप सूली पे लटके हुए थे जब कोई एक लड़की लेबर में होती है, तो डॉक्टर से 2 जिंदगियों का सवाल है, और घंटे 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 चले जा रहा है, एंड यू आर एट लिटरली एट द एज कि अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। बट आई टेल दीज गर्ल्स के पूछती हैं जब प्रेगनेंसी में होती हैं, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी नहीं हो जाए, एंड माई रिस्पॉन्स टू देम इज़ कि ये ज़िंदगी का सबसे पहला और सबसे अहम सफ़र होता है, ठीक है? तो किसी भी सफ़र से पहले आप नहीं बोल सकते कि वो सफ़र बहुत अच्छा कट जाएगा, आपको पुलिस नहीं रोक लेगा, चालान नहीं कर देगा, कोई VIP नहीं डिसाइड कर लेगा कि उधर से उसने करना है। जैसे उस दिन काले पुल पे वो कला ने प्रोटेस्ट किया, तो 2-2 3-3 घंटे लोग हो गए, ये पहले से तो नहीं पता था जब वो सफ़र पे निकले थे। तो इसी तरह ये प्रेगनेंसी की जो ये लेबर का सफ़र होता है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी हैव टू मॉनिटर 3 थिंग्स। बच्चा ठीक चल रहा है, टॉलरेट कर रहा है, माँ ठीक है, टॉलरेट कर रही है, और प्रोग्रेस ठीक हो रही है। And these 3 things you cannot know before the actual process starts. So सब चीज़ें 100% भी ठीक होंगी ना, तो at a minutes or a seconds notice things can go wrong. इसमें एपिड्यूरल वाला जो डिसीजन होता है उसका भी कोई डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है? नहीं, एपिड्यूरल तो देखें ये इट्स अ पेन किलर, ठीक है? सो इट इज़ योर चॉइस, आपने लेबर पेन्स बर्दाश्त करने हैं या आपने नहीं करने। सो दिस इज़ अ सोल्यूशन। बट उसका कोई साइड इफेक्ट दुनिया में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, है उसका भी है। पैनाडोल का आपका भी जो पैकेज इंसर्ट होता है निकाले ना, 50 से ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बट इफ़ यू हैव अ हेडेक, इससे नहीं होंगे, भले मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे खाना है। Why do we hear so many stories of women's experiences in the labor room? There is an endless list of derogatory or insensitive remarks that women have to face in the labor room from nurses and doctors. ये क्यों होता है? ये भी काफ़ी लोगों ने अपने experiences शेयर किए। जी, true. I endorse it and I empathize with it. Labor rooms in Pakistan are not good places generally.
आई वोंट से कि 100% जगहों पे ऐसा होता है, अपनी तो मैं तारीफ करूँगी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, मैं कहूँगी। लेकिन द मेडिकल कम्युनिटी इज़ वेल अवेयर ऑफ दिस नाउ, और इसीलिए अब रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का कॉन्सेप्ट अब मेडिकल कॉलेजेस में ये पढ़ाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। इसके बारे में भी बहुत एम्फेसिस हो रही है कि यू नो इट इज़ नॉट ओनली कि आपने कौन सी गोली अच्छी दे दी या कौन सा इंजेक्शन अच्छा लगा दिया या ऑपरेशन कर दिया, बट हाउ यू डिलीवर दैट केयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये देखें ना, ये तो आइडियल वर्ल्ड की बात है। अब एक लेबर रूम जहाँ पे 4 बेड्स हों और जहाँ पे 15 पेशेंट्स लेबर कर रहे हों और जहाँ पे एक डॉक्टर हो और 2 नर्सेज हों, वो क्या करें बताएं आप। कभी चले जाए ना किसी पब्लिक हॉस्पिटल के लेबर रूम में। इट्स गुड टू से दीज थिंग्स एंड आई विश कि ऐसे हमारे लेबर रूम्स हों। मैं जब डॉक्टर बन रही थी तो मुझे डॉक्टर बनी तो लोगों ने पूछा क्या स्पेशलाइज करना है, तो मैं कहती थी एनीथिंग बट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। दिस इज हाउ आई फेल्ट, बिकॉज जो हमने देखा था एज मेडिकल स्टूडेंट वाज अ हॉरिबल यू नो मैटरनिटी वार्ड। सो ये था सिविल हॉस्पिटल, yes. So and that is true for any labor room anywhere, even now in this country. तो वो इतना heavy caseload है, आप क्या करें? Why don't doctors encourage laboring down? Wouldn't it induce the Ferguson reflex and make labor easier? Say that, ask that question again. Why don't doctors encourage laboring down? Wouldn't it induce the Ferguson reflex and make labor easier? I think what she's saying is कि labor बेड पे लिटा के क्यों लेबर करते हैं, and women should be allowed to adopt a position of their comfort, which is you know standing up or squatting or so ये it's I mean it is recommended to let the women labor in the positions of their choice. और जब आप खड़े होते हैं ये स्क्वाटिंग पोजीशन में होते हैं तो ग्रेविटी भी आपको एड कर रही होती है, सो दैट इज ऑल गुड, इट इज रिकमेंडेड। क्यों नहीं करते हैं डॉक्टर्स, क्यों नहीं करते हैं ये तो बताना मुश्किल है, हम तो करते हैं। बेड अगर यूं जाता है तो यूं भी जा सकता है जी, अगर जैसे टांग ऊपर होती है तो बेड यूं चला जाता है, तो बेड शुड बी डिजाइंड कि वो यूं भी हो जाए ताकि होते नहीं हो जाते हैं ऐसे बेड्स। अच्छा, बट यू नो it is the most intense pain known to mankind, labor pains. So you not मतलब आप सुकून से लेट नहीं सकते। What's the reason so many cases of irregular periods, even for 3-4 months without periods, or of young unmarried women? इसकी तो बहुत सारी वजूहात हो सकती है ना, मेडिकल कंडीशंस हैं। मोस्ट कॉमन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, PCOS अब बढ़ गया है या लोग अब उसकी बातें कर रहे हैं? अवेयरनेस हो गई है। हाँ, अवेयरनेस हो गई है, लोग डॉक्टर्स के पास जाने लगे हैं, बातें होने लगी हैं। होता तो हमेशा सही था। If the woman is a habitual smoker, does that affect the development of a fetus? How early should she quit? आप ना भी प्रेग्नेंट हो तो भी सिगरेट अच्छी चीज नहीं है। आपने मेरे मुंह से जवाब ले लिया। बिल्कुल स्मोकिंग अच्छी नहीं है, और आप पिए और आप किसी कमरे में भी बैठे हो तो इवन जहाँ बाकी लोग स्मोक कर रहे हैं तो पैसिव स्मोकिंग इज सो बैड फॉर द बेबी। कैन द फीटस रियली लिसन टू व्हाट्स बीइंग सेड आउटसाइड? ये रोनाल्डो की औलाद लाते क्यों मार रहे हैं? पर ये जो लोग कहते हैं अच्छी म्यूजिक चलाओ और अच्छी बातें करो, इसका इफेक्ट होता है? अब क्या बता, बच्चा बाहर आके तो बताता नहीं है। कोई स्टडी आई डोंट नो। नहीं, ऐसी कोई कॉन्क्रीट स्टडीज एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है, बट जनरली ये कहते हैं कि माँ की आवाज़ सुनता है और सिर्फ एंड दैट्स वाई काम डाउन होता है इवन पैदा होने के बाद भी माँ के उससे। सो वैसे भी जिंदगी में अच्छी अच्छी म्यूजिक लगानी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। कुछ फर्स्ट टच का भी होता है ना, वो जो फर्स्ट टच माँ के साथ करते हैं, बॉन्डिंग। हाँ, बॉन्डिंग स्किन टू स्किन। ओके, हाँ, उसमें ये होता है कि बच्चे को जिन्हों आमतौर पे वही मेडिकलाइज करने वाली बात के बच्चे को वैसी कॉर्ड काट के तो फौरन हमारे पाकिस्तान में भी वो जो आया होती है वो ले जाती है, वो दिखाती है बाहर के लोगों को, अपनी कमाई करती है तो उनको बख्शिशें मिलती हैं। तो द रियल थिंग इज
द वे इट शुड बी डन इज के बच्चे को फौरन माँ के पेट के ऊपर स्किन टू स्किन कांटेक्ट के साथ रख देना चाहिए, एंड इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए. दैट इमोशनल बॉन्डिंग माँ और बच्चे की इससे बेहतर होती है. Should women do hormone replacement therapy after menopause? Not everyone, but that is definitely an option. And पहले hormone replacement therapy was like for everyone, long term लेते थे, bones की strength के लिए, heart के लिए, but then अब इतना लॉन्ग टर्म तो नहीं लेते हैं, बट फॉर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स लाइक वेजोमोटर सिम्टम्स जिसमें हॉट फ्लैशेस और ये वो, या सेक्स लाइफ, या इस तरह जनरल अपीयरेंस, ये वो स्ट्रेंथ एनर्जी, ये वो इस तरह की शॉर्ट टर्म यानी अ फ्यू मंथ्स टू अ फ्यू इयर्स आप ले सकते हैं, और लेनी चाहिए अगर आपको कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं. What are things to do to avoid postpartum depression and how to help someone with postpartum depression? एक तो पहचानने की जरूरत है. देखें, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है. सडनली एक बच्चा है आपकी जिंदगी में, रातों की नींदें हराम है, और आपके शौहर नामदार दूसरे कमरे में जाके सो रहे हैं, हाँ, इसलिए कि उनकी नींद ना खराब हो जाए. बच्चे की नींदें नहीं हो रही, और ऑल यू डूइंग इज लगता है आप गाय बन गए हैं, आपके साथ वो बच्चा चिपका हुआ है, ब्रेस्ट फीड किए जा रहे हैं, रातों को वो जाग रहा है, आप उसकी नैपी बदल रहे हैं. उसके पहले कोई उंगली उठा के कोई घर का काम नहीं करते थे, अब 24 घंटे का काम है. और फिर अगर फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है, हमारे यहाँ शादियाँ भी जो जैसे होती हैं, मैं अक्सर ये सोचती हूँ, बोलती भी हूँ कि हमारी लड़कियाँ शादी इसलिए करती हैं कि उनके पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं. जब तक शादी नहीं, इतने बजे तक घर वापस आ जाओ, इसके इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ. तो वो समझती हैं शादी मिलेगी, होगी तो आज़ादी मिलेगी, निकलेंगी इधर. बट उधर सास ने क्या उम्मीदें बांध के शादी की है बेटे की, कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करूंगी, बहू घर का ख्याल करेगी. ठीक है, तो बहू ने तो कभी अपने घर में कुछ किया ही नहीं था, तो सडनली कैसे घर के, तो वो दोनों ख्वाब मैच नहीं करते. तो वो लड़की नहायत ही नाखुश होती है, अपनी सास से कोप कर रही है, घर को कर रही है. मियाँ जो है वो कह रहा है चुप रहो, ये कर दो, इफ यू लव मी देन यू हैव टू बेयर ऑल दिस. फिर फौरन बगैर सोचे समझे पहला काम, बहू को पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सारा घर उसकी खबर रख रहा है. पहला पीरियड आ गया तो एक गम पूरे घर में मच गया. तो इस माहौल में वो बच्चा पैदा होता है, वो औरत पहले ही अपसेट है, उसका कोई ख्याल नहीं रख रहा, तो डिप्रेस ना हो तो क्या हो. तो अगर वो लड़की खुश रहेगी तो उसको उसका ख्याल रखेंगे सारे लोग आसपास के लिए, तो करें. बट इन सब के बावजूद भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ रियल एंटिटी ऑल्सो. सो जिसमें अगर औरत बेलावजह रो रही है या डिप्रेस बैठी है, कमरे में बैठी है, बच्चे का नहीं ख्याल करिए, तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए. हल है इसका. Please ask her if lactation can be induced without pregnancy. If yes, then how? Yes, it can be, but how effectively put the baby to the breast. And because latching जो होती है and the baby sucking onto the breasts is a stimulant for the brain to make milk. But how much and will it really work? And there are some medicines also, but जैसे कहते हैं कि side effect होता है. And yeah. Please ask about management of a condition called PCOS, especially about diet, because it happens due to insulin resistant and our diet is carbs loaded. This issue has become so prevalent. Diet का है link. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आपका वजन बहुत बढ़ता रहता है. सो जब आपका वजन बढ़ता है, कार्ब से वजन बढ़ता है, एंड इट्स अ होल बिग टॉपिक. एक सरसरी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं. PCOS पे पूरी पॉडकास्ट करेंगे हम. Suggest how to deal with hot flashes, night sweats and manage emotional changes in menopause. Hormone replacement therapy. Short term hormone replacement therapy. Can placental inefficiency be avoided, prevented? No. Okay. That happens during pregnancy. When the placenta या after birth जो होती है वो it doesn't function properly. उसके लिए आप preemptively कुछ नहीं कर सकते, और जब वो होता है तो उससे डील करते, because that means कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती है. How can gynecologists practice inclusivity while handling reproductive health cases of women with physical disabilities? Maybe shed light on forced
hysterectomies of women with disabilities. ये हो रहा है, ये क्या है? मतलब ये लड़कियां होती हैं ना जो कि फॉर एग्जांपल मेंटली रिटार्डेड हो और अपने पीरियड्स नहीं मैनेज करती. सो इमेजिन यू नो इन अ हाउस वेयर अ गर्ल इज हैविंग मंथली ब्लीडिंग एंड शी इज नॉट अवेयर. सो उसको कैसे डील करें? तो उसको फोर्स तो नहीं कहते, वो आती हैं डॉक्टर्स के पास सॉल्यूशंस के लिए. सो दिस इज वन वे टू डील विद इट. मतलब ना दे विल प्रॉब्ली. दूसरा ये भी होता है, यू नो, इफ दे अनकेयर्ड फॉर देन दे आर एक्सपोज टू बीइंग यू नो रेप्ड एंड ऑल, किसी के हत्या चढ़ी. तो इन ऑल गुड फेथ फिर ऐसी लड़कियों की हिस्टेरेक्टमी होना अच्छा होता है, बट इट इज नॉट फोर्स्ड. इट इज ऑल यू नो देयर रिक्वेस्ट, द पेरेंट्स in some cases people are forcing. Mental health का हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. How to avoid formation of uterine polyps during pre-menopause as it leads to non-stop bleeding? ये अल्लाह मियाँ की मर्जी, आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती हैं. अगर हो जाए तो इलाज बहुत जरूरी है. What are common preventable congenital diseases and their prevention strategies during pregnancy? One I can talk and that is about neural tube defects, जिसको spina bifida भी कहते हैं, जो कि folic acid deficiency से की वजह से होता है. और folic acid is you know is a vitamin. So जिस लड़की के जहन में अभी ख्वाहिश हो कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, उसको folic acid supplementation स्टार्ट हो जानी चाहिए. बिकॉज फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर कंसेप्शन के अराउंड हो तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या ना स्पाइना बिफिडा होते हैं, जो कि ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं. कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ लिकोरिया. लिकोरिया देखें, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड लिकोरिया. ठीक है. एंड वजाइनल डिस्चार्ज इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना. इसके इलाज की जरूरत नहीं है. ये बीमारी नहीं है. ये आप डॉक्टर के पास बार बार जाएं, वो डॉक्टर बहुत अमीर हो जाएगा, आप गरीब हो जाएंगी, आपका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये मसला ही नहीं है. ठीक है. दिस इज हाउ अल्लाह हैज मेड योर बॉडी. यू विल हैव अ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज एज लॉन्ग इसमें ब्लड नहीं है, इसमें स्मेल नहीं है, इसमें इच नहीं है, ये नॉर्मल है. जस्ट एक्सेप्ट इट. और जो मैंने आपको बाखबर नौजवान बताया ना, देयर इज अ मॉड्यूल ऑन लिकोरिया. इसके इलाज की जरूरत नहीं है. हमारे यहाँ जिस तरह पीरियड्स के बाद इतना खुल के आता है, इतना अच्छा होता है. ये बिलीफ है कि लिकोरिया होता है तो औरतों की हड्डियां जो मेल्ट हो के वो लिकोरिया में निकल रही हैं. और हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत बात. किसी ने पूछा व्हाट कजन मैरिजेस के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं? साइड इफेक्ट्स कजन मैरिजेस है ना. पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं ना, जैसे थैलेसीमिया है. और अगर वो या ट्रेट होता है या डिजीज होती है. ट्रेट का मतलब होता है कि वो माइनर फॉर्म में होता है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, बट 2 माइनर की शादी हो जाए तो उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, जिसका मतलब है उसको खून नहीं बनता, उसको बार बार ब्लड चढ़ता है, यू नो बहुत कम उम्री में इंतकाल हो जाता है, अनलेस यू हैव अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट. तो ऐसी और भी बीमारियां होती हैं जो कि आप जाहिर है अगर ख़ानदान के बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ख़ानदान के अंदर अगर बहुत कम उसका इफेक्ट आ रहा है किसी एक में, वो एम्पलीफाई होता रहता है. आप जितनी इंटरमैरेजेस अपने ख़ानदान में करते रहते हैं. तो और पाकिस्तान में आई बिलीव सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड है कज़न मैरिजेस का, जहाँ तक कंसर्न है. तो जाते जाते आप कौम को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भाई जरा कंट्रोल करें? मेरी इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि मैं कौम को कोई मैसेज दूं. अपने क्लिनिक में बस बात कर लेती हूँ. थैंक यू सो मच. आपने बड़ी चीज़ें मुझे सिखाई, मुझे भी नहीं पता थी इतनी सारी चीज़ें. थैंक यू सो मच. होपफुली यू कैन हैव यू बैक अगेन, बिकॉज लोगों के बहुत सारे सवाल थे एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट पीपल वांट टू नो, एंड आई होप मोर ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस हैपन ताकि लोगों को पता चले, खुलकर ये बातें हो सकें. थैंक यू सो मच. आपने हमें आगाह किया, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. थैंक यू.